Namaste, Assalamu alaikum, Sat Shri Akal, welcome to my channel. My name is Shankhunath Banerjee and I'm a social science teacher. I hope you and your family, entire family is good and safe. तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे हैं। ये जो वीडियो है मैं ये शुरू कर रहा हूँ क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, इसमें से तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो आप लोगों का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है कोविड-19 के चलते, वो सही है, ठीक है। आप लोगों का स्कूल नहीं हो रहा है, टीचर्स और स्टूडेंट एक साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैटर ये होता है कि अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर्स को छोड़ देते हैं और दूसरा किसी चैप्टर्स में जाते हैं तो आप लोगों को इन फ्यूचर जाके बहुत सारा प्रॉब्लम होता ही होगा। तो जब आप लोग क्लास 6 को पार करके 7 में आए होंगे और अभी इस कोविड के सिचुएशन में आप लोगों का क्लास नहीं हो रहा है, तो एज ए टीचर, एज ए सोशल साइंस टीचर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं भी स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ और स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं है। तो इतने जो सारे चैप्टर्स है, चाहे वो रिड्यूस किया गया वो बात नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। और अगर आप किसी भी एक चैप्टर या कई चैप्टर को छोड़ देते हो तो जब आप दूसरे चैप्टर में जाते हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम होता ही होगा। तो चलिए आज हम इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसमें शुरू करते हैं। क्लास 7 का वीडियो है, CBSE सिलेबस, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। द नेम इज हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया, द पार्ट 1। पार्ट 1 क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है वो बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो इसको हम लोग छोटा करके हम लोग पार्ट बाय पार्ट, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो हियर इन दिस वीडियो द डिस्कसिंग इश्यूज आर, first of all, the medieval history of India, and the second one is changes from ancient to medieval period. सो द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि मध्य भारत के समय जो समयकाल होता है, जो उसमें भारत का इतिहास क्या था, और दूसरा वाला जो था जो चेंजेस फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिवल पीरियड, यानी प्राचीन भारत से मध्य भारत में जो जो चेंजेस या परिवर्तन आए हैं उसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स इंट्रोडक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक पहला वाला जो है वो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, दूसरा वाला जो है मेडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, और जो लास्ट वाला है वो है मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक इतिहास। तो ये जो पर्टिकुलर जो आपके 7th क्लास के जो बुक है इसमें हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इन क्लास 6 वी हैव लर्नड about the ancient history of India and various sources which are used to study the history of those periods। तो क्लास 6 में हम लोग क्या पढ़े थे? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे, भारत के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और वहां पे हम लोगों को बहुत सारे सोर्सेस ऐसे मिले जहां पे उस हिस्ट्री यानी इतिहास को पढ़ने में हम लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा मिला। In class 7, that means in the medieval period, we will read about the emergence of the new culture, religions and empires and long lasting impact of this period over the Indian history। तो ये जो medieval इंडिया है या medieval history है इंडिया का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो नए नए कल्चर हमारे देश में आए थे, नए रिलीजियन आए थे और नए एम्पायर आए थे, और ये जो बहुत देर तक मतलब बहुत सालों तक हमारे भारत में था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडिया रफली स्टार्टेड आफ्टर द पोस्ट ऑफ गुप्ता पीरियड। हम लोग ये कह सकते हैं कि गुप्ता साम्राज्य के बाद ये जो मेडिएवल पीरियड हमारे देश में शुरू हुआ था, एंड द रूल ऑफ हर्षवर्धन इन द नॉर्थ इंडिया, या हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जब तक हर्षवर्धन थे उनके रूल के बाद, उनके साम्राज्य के बाद हमारे यहां पे क्या हुआ कि मतलब मेडिएवल इंडिया, मेडिएवल पीरियड शुरू हो गया भारत में। द मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडिया लास्टेड फ्रॉम द 8th to 18th सेंचुरी। मतलब मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडिया भारत में अष्टम शताब्दी से लेके अष्टादश शताब्दी तक ये टिका था। So let's discuss about the medieval history in India, which was staying between the 800 CE to 1800 CE. So if the question is coming in your examination that what is called medieval period, you can say that the period which was staying between the ancient period and the modern period is known as medieval period। तो चलिए भारत के मध्यवर्ती समय के इतिहास के बारे में जानते हैं, जो था अष्टम शताब्दी से लेके अष्टादश शताब्दी के बीच में था। और इसका अगर कोई डेफिनेशन आए तो आप लोग ये बोल सकते हैं जो समयकाल अष्टम शताब्दी से लेके अष्टादश शताब्दी के बीच में था उसको हम लोग मध्यवर्ती इतिहास बोल सकते हैं भारत का।
Now let's discuss how many divisions are there in the medieval period. We are dividing the medieval period into two parts. First one is that early medieval period and the second one is that later medieval period. Let's discuss about these two in briefly. So first one is that early medieval period which was staying between the 800 CE to 1300 CE. तो पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे अर्ली medieval पीरियड के बारे में जो 800 CE से लेके मतलब अष्टम शताब्दी से लेके त्रयोदश शताब्दी के बीच में वो था. And the early medieval period witnessed the rise of the new dynasties like Palas, the Rashtrakutas and the Pratiharas etc. जो early medieval period था वो ये शाक्स था, विटनेस था किसका था कि यहाँ पे जो नए नए जो डायनेस्टीज आए थे जैसे पाल, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास जो थे इन लोगों के बारे में ये विटनेस थे या शाक्स थे which ruled over different parts of India. जो लोग भारत के अलग अलग जो जगह पे वो लोग रूलिंग किया करते थे या राज किया करते थे. These kingdoms were involved in the tripartite struggle which with each other for increasing their territories and establishing their supremacy. ये जो तीन जो राजाएं थे मतलब पालास, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास ये जो राजवंश थे ये लोग क्या करते थे एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते थे. क्यों? क्योंकि इनको अपना साम्राज्य बढ़ाना था. तो ये लोग क्या करते थे एक दूसरे की जगह पे कब्जा किया करते थे और हर वक्त इनके बीच में लड़ाई होता ही रहता था. तो ये जो लड़ाई था इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपाटाइट स्ट्रगल. We will read about these kingdoms in details in the upcoming chapters. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये जो तीनों जो साम्राज्य है मतलब जो थे मतलब जो पालास, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास के बारे में हम लोग डिटेलिंग में और भी ज़्यादा जानेंगे. Let's discuss about the later medieval period which was staying between the 1300 CE to 1800 CE. चलिए later medieval period के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो त्रयोदश शताब्दी से लेके अष्टादश शताब्दी के बीच में था. The later medieval period saw the emergence of the foreign invasions from Central Asia and establishment of sultanates in India. तो later medieval period का शुरुआत कहाँ से हुआ था? जब सेंट्रल एशिया से विदेशियों ने आके हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से लूटपाट मचाया था और यहाँ पे सल्तनत इन इंडिया यानी दिल्ली सल्तनत का शुरुआत किया था. तभी से ही लेटर मेडिवल पीरियड का शुरुआत हो चुका था. द टर्किश, अफगान्स एंड मुगल इन्वेशंस ऑन इंडिया ब्रॉट विद देम द न्यू कल्चर एंड द न्यू रिलीजन ऑफ इस्लाम. तो भारत में जो इन्वेडर्स आए थे टर्की से, अफगानिस्तान से और मुगल लोग जो आए थे जिनको हम लोग टर्किश, अफगान और मुगल के नाम से भी जानते हैं वो लोग केवल लूटपाट ही नहीं मचाए थे, वो लोग अपने साथ एक नया कल्चर और एक नया धर्म यानी रिलीजन लेके आए थे जिसको हम लोग बोलते हैं इस्लाम. ऑल्दो इस्लाम हैड रीच साउथ इंडिया पर्टिकुलरली इन केरला in 7th century but its prominence in North India came only after the invasions of Muslim foreign rulers. हालांकि सप्तम शताब्दी में दक्षिण भारत के केरला में ऑलरेडी इस्लाम आ चुका था लेकिन भारत में नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से इस्लाम फैला जब बाहर से टर्किश, अफगान और मुगल लोग यहाँ पे इन्वेड करने आए तब ये पूरी तरीके से फैल चुका था. द टर्क्स रूल्ड द दिल्ली सल्तनत टिल दे वेर रिप्लेस्ड बाय द मुगल्स. मुगल के आने से पहले यहाँ पे टर्किश रूलर्स थे जो दिल्ली सल्तनत के नाम पे हमारे यहाँ पे हुकूमत किए थे और उनको रिप्लेस कौन किया था? मुगल्स ने. यानी मुगल के आने के बाद पूरा दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से खत्म हो चुका था. द मुगल्स रूल्ड ओवर द नॉर्थ इंडिया फॉर अबाउट 3 centuries एंड लेफ्ट ओवर द रिच कल्चरल हेरिटेज. और मुगल्स लोगों ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य ने पूरा उत्तरी भारत में लगभग 300 साल तक हुकूमत किया था और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा रीच कल्चरल हेरिटेज उन्होंने यहाँ पे छोड़ गए थे. द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड इज रिमार्केबल एंड नोवेल एंड इट विल बी द पार्ट ऑफ आवर स्टडी इन दिस बुक. तो यहाँ पे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है यानी मुगल साम्राज्य का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बढ़िया है और इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस मुगल साम्राज्य और उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे. लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरियस नेम्स ऑफ इंडिया. चलिए भारत के जो अलग अलग नाम थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं. India has undergone various names before the name India was accepted as a final one. भारत का नाम जो इंडिया है हम लोग अपने देश को इंडिया कहते हैं. जो इंडिया नाम आने से पहले इसके पहले भी इंडिया बहुत सारे नामों के बीचों से गुजरा था. As we have read in previous class, India was
named as Aryavarta by the Aryans after the declines of the Indus Valley civilization। क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे कि इंडिया का नाम आर्यवर्ता था, जो आर्यंस लोगों के द्वारा रखा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद। इन द वैदिक टेक्स्ट द नेम भारतवर्षा अपीयर्स फॉर इंडिया। अगर हम लोग वेद पढ़ेंगे तो वहां पे इंडिया का नाम हम लोगों को वहां पे भारतवर्ष मिलेगा। दीज आर द अर्लीस्ट नेम्स which were used for India in ancient times। प्राचीन भारत में हम लोग ये जो अर्लीस्ट नेम थे, यानी दो नाम था, एक था आर्यवर्ता, दूसरा था भारतवर्ष, ये हम जान पाते हैं। During the medieval period and the arrival of the Turks, the Persian text referred India as Hind, which originally means the land beyond the river Indus। तो जब मेडिवल पीरियड में तर्किस ने यहाँ पे इन्वेशन शुरू कर दिया और यहाँ पे वो लोग बसने लगे, तब पर्सियन टेक्स्ट में भारत का नाम, इंडिया का नाम हुआ था हिंद। वो हिंद नाम कहाँ से आया था कि जो पर्टिकुलर जो जगह था जो इंडस रिवर के करीब था, वो इंडस नाम से वहाँ पे आया हिंद। द मॉडर्न हिंदुस्तान इज कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सियन हिंद एंड सफिक्स स्तान विच मीन्स लैंड, विच वॉज द नेम वाइडली यूज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के टाइम पे जो हिंद जो नाम आया था, हिंद के साथ जो जगह जुड़ा हुआ था, जो लैंड था, उसको हम लोग बोलते हैं स्थान। तो हिंद और स्थान दोनों मिलके हो गया था हिंदुस्तान, जो मुगल पीरियड में के टाइम पे यूज हुआ करता था। हिंदुस्तान ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स डिड नॉट इंक्लूड द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडियन टेरिटोरीज। तो इंडिया के अभी जो प्रेजेंट में जितने भी टेरिटोरीज थे, मुगल पीरियड में वो जो हिंदुस्तान था वो सबको एक साथ मिलकर नहीं गिना जाता था। मतलब पूरा इंडिया को वो लोग हिंदुस्तान नहीं बोलते थे। किसको बोलते थे? इट वॉज द टर्म ऑफन यूज्ड टू डिनोट द रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया विच वॉज अंडर द मुगल्स। तो उत्तर भारत में जितना भी क्षेत्र या जितना भी जगह मुगल ने कब्जा किया था, उनका साम्राज्य जहां जहां तक विस्तार हुआ था, उसी जगह को केवल वो लोग हिंदुस्तान नाम से पुकारा करते थे। Later the British used the term to the entire Indian subcontinent which was under their rule। और मुगल के बाद जब ब्रिटिश लोग भारत में आए थे, उन्होंने पूरा भारत में कब्जा कर लिया था और उन्होंने केवल नॉर्थ इंडिया को नहीं, पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट को उन्होंने हिंदुस्तान नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। The Constitution of modern India uses the term भारत to define India। भारत का जो संविधान है उसमें इंडिया को डिफाइन करने के लिए जो नाम रखा गया वो है भारत। यानी इंडिया हम लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे संविधान में इसको बोला गया है भारत। मतलब भारत आप लोग इंडिया को ही बोल सकते हैं। इट इज द वर्ड डिराइव फ्रॉम संस्कृत। तो भारत वर्ड कहां से आया? संस्कृत एक वर्ड है, भारत एक संस्कृत वर्ड है, वहीं से ही आया। द ग्रीक्स यूज द टर्म इंडोज फॉर द पीपल इनहेबिटिंग द लैंड ऑफ इंडस। तो ग्रीक जो लोग थे, वो लोग जो लोग इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे रहते थे, उसको वहां पे जो रहते थे उसको डिफाइन करने के लिए उसका नाम दिया था इंडोस। लेटर द टर्म वाज मॉडिफाइड इनटू इंडिया। तो इंडोस नाम से ही इंडिया नाम बाद में आया था। Now we are going to discuss about the changes from ancient to medieval India। तो इतिहास मतलब समय, और समय बदलता रहता है। समय कभी भी एक मतलब रास्ते से नहीं चलता, वो बदलता रहता है, और इसमें बदलाव भी आया था। तो एंशिएंट जो पीरियड था इंडिया का, उसमें बदल के जो मेडिवल पीरियड आया, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ था, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। एंशिएंट इंडिया विटनेस द ग्रोथ ऑफ सेवरल पावरफुल किंगडम्स। तो एंशिएंट इंडिया में हम लोग देखे थे बहुत सारे जो पावरफुल किंगडम्स या शक्तिशाली साम्राज्य थे, उनका जो ग्रोथ हुआ था वो हम लोग देखे थे। द पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट पीरियड रिफ्लेक्टेड द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम। तब के जमाने में जो राजनीतिक, अर्थनीतिक और सामाजिक जो कंडीशंस थे या हालात थे उस समय में, वो क्या करते थे कि तब के ज़माने का जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर था, उसके ऊपर वो रिफ्लेक्शन आता था। तो इसको समझने के लिए एक सीधा सा एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं कि अभी आप लोग जो समाज में रह रहे हो, अभी का जो जेनरेशन है वो पूरा बोल सकते हैं एकदम ग्लोबलाइजेशन वाला पीरियड है। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे आप हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। लेकिन आपका पिताजी के जो समय था वो समय थोड़ा अलग है। तो जैसे समय बदलता रहता है, हालात भी बदलते रहते हैं, ट्रेडिशन बदलता रहता है, कल्चर बदलते रहते हैं। तो वैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री में जो कल्चर और ट्रेडिशन था उसका
जो रिफ्लेक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिला था तब के ज़माने के राजनीतिक, सामाजिक और अर्थनीति का जो हालात था उसको देख के कल्चर और ट्रेडिशन तब के ज़माने में बना था। इन द मेडिवल इंडिया वेरियस चेंजेस केम टू फोरफ्रंट, और उसके बाद एंशिएंट पीरियड के बाद जब भी मेडिवल पीरियड आया, धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए मिले। दीज चेंजेस वेर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पॉलिटिकल मैटर्स, ये जो चेंज हुआ था या जो बदलाव हुआ था ये केवल पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर ही सीमित नहीं था, बट ऑल्सो स्प्रेड टू सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस मैटर। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, सामाजिक, अर्थनीतिक, धार्मिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक दिख से पूरी तरीके से ये धीरे धीरे समाज को बदलने लगा। लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस इशू। चलिए, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब अर्थनीतिक, कल्चरल यानी कल्चर वाला जो सांस्कृतिक, और रिलीजियस मतलब धार्मिक जो विषय में परिवर्तन आया है उसके बारे में हम लोग विस्तारित तरीके से डिस्कस शुरू करते हैं। Now first we have to discuss about what are the changes are coming in the political issues। चलिए जानते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज में क्या क्या चेंजेस हुआ था। आफ्टर द गुप्ता एम्पायर, द मुगल्स ऑफ द लेटर मेडिएवल पीरियड एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया। गुप्ता एम्पायर या गुप्ता साम्राज्य के बाद जो भारत में जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आया था वो आया था मुगल साम्राज्य के समय में। दे फॉर्म्ड अ वास्ट एम्पायर बाय इंटीग्रेटिंग द स्मॉलर किंगडम विद इन इट। तो जैसे बूंद बूंद से एक सागर गठन होता है, वैसे ही क्या हुआ था, मुगल एम्पायर ने क्या किया था, जो स्मॉलर जो किंगडम्स थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, उनको उन्होंने क्या किया, एकीकृत किया, इंटीग्रेटिंग मतलब एक किया, और उनको लेके क्या किया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने बना लिया था। एंड यूनिफाइंग इंडिया अगेंस्ट फार्दर फॉरेन इन्वेशंस, और इंडिया को एकदम एक साम्राज्य में कर दिया था कि ताकि बाहर से और कोई आके यहां पे हमला ना कर सके। अकबर वॉज द इंपॉर्टेंट मुगल रूलर हु इज नोन फॉर हिज लीडरशिप स्किल्स। तो सम्राट अकबर को हम लोग महान क्यों बोलते हैं, क्योंकि महान राजा क्या करते हैं, सबको लेके आगे बढ़ते हैं, एक बहुत अच्छे लीडर होते हैं। तो सम्राट अकबर क्या है, मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा थे या सम्राट थे उनमें से अकबर का नाम इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने सबको एक साथ लेके चला था, एक प्रेम वाला माहौल तैयार किया था जहां पे सभी लोग अकबर से खुश थे। तो पॉलिटिकल इश्यूज वाले जो पोर्शन थे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि गुप्ता साम्राज्य के बाद जो भारत का जो हालत था बहुत ज़्यादा नाजुक हो गया था, क्योंकि बाहर से हमले हो रहे थे और एक जो कंडीशन था बहुत ज़्यादा ही खराब था और अनस्टेबल कंडीशन था आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन मुगल साम्राज्य के आने के बाद वो कंडीशन थोड़ा धीरे धीरे क्या हुआ, स्टेबल हुआ, और यहाँ पे मुगल साम्राज्य में जो राजा अकबर थे या सम्राट अकबर थे उनको हम लोग महान मानते हैं। तो ये पॉलिटिकल जो इशू है यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिले एंशिएंट हिस्ट्री से मेडिएवल हिस्ट्री में। चलिए दूसरे वाले पॉइंट पे चलते हैं जो है सोशल इश्यूज और सोशल चेंजेस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सोशल चेंजेस। चलिए सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत नेचुरल मैटर है कि जब साम्राज्य बदलेगा, नए नए राजा आएंगे, राजाओं का बदलाव होगा, तो धीरे धीरे समाज में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब नया साम्राज्य आते हैं वहाँ पे नए कल्चर आते हैं, नए रिलीजियन आते हैं, नए ट्रेडिशन आते हैं, नए प्रथा आते हैं, नया रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, तो इसमें समाज में भी इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए समाज में क्या क्या चेंज हुआ था एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न मेडिवल पीरियड में, तो हम लोग ये जानते हैं। ऑन द सोशल फ्रंट इन द मुगल्स पीरियड न्यू ग्रुप्स इमर्ज्ड एंड देयर वर चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम। तो मुगल पीरियड जब शुरू हुआ था, आप लोग जानते हैं कि पहले हिंदू धर्म था, इस्लाम आ चुका था, और इसमें नए नए जो ग्रुप्स थे वो बने थे, और इसमें क्या हुआ था, कास्ट सिस्टम का जो चेंज हुआ था वो चेंज हो चुका था पूरी तरीके से। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल एंड वेरियस क्लासेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स ओरिजिनेटेड। तब के जमाने में भी क्या था, जो एग्रीकल्चर था वो मेन ऑक्यूपेशन था, और नए नए लैंडलॉर्ड्स आ चुके थे, उनका जन्म हो चुका था। भाई ये लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं, लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है जमींदार, मतलब जिनके पास बहुत सारे जमीन होते हैं। तो ये जो सामाजिक जो परिवर्तन आया था ये सब परिवर्तन हुआ था। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक चेंजेस। अब अगर पॉलिटिकल और सोशल में अगर परिवर्तन आएगा तो अर्थनीति में भी बहुत सारा परिवर्तन आएगा ही। ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट इकोनॉमी एंड ट्रेड डिड वेल। तो क्या हुआ था कि जब एक स्टेबिलिटी आ गया था तब क्या हुआ था, पॉलिटिकल की तरफ से यानी राजनीतिक तरफ से अगर स्टेबिलिटी आ गया था तब क्या हुआ था, इकोनॉमी और ट्रेड में भी क्या हुआ था, बढ़त हुआ था, ये बहुत अच्छा जा रहा था। एग्रीकल्चर वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम एंड ट्रेड रिलेशंस वेर कैरीड विथ
सेंट्रल एशियन रीजियंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो खेती बाड़ी थी वो बहुत बड़ा सोर्स था इनकम का, और जो ट्रेड रिलेशन था वो क्या हुआ था सेंट्रल एशियन के साथ, जो मध्य एशिया में जो देश थे उनके साथ भी क्या हुआ था, और दूसरे देश में मतलब दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी जो ट्रेड रिलेशन था वो बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा था। मतलब क्या हुआ था, इसके चलते क्या हुआ था, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कल्चरल इशू। तो कल्चरल इशू के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक में अगर इस जो चेंजेस आना शुरू हो गया, तब क्या हुआ, कल्चरल इशू में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज कल्चरल इंटरमिक्सिंग एंड द न्यू इंडो पर्सियन कल्चर इमर्ज्ड। तो पहले क्या हुआ था कि हमारे देश में केवल हिंदू लोग रहते थे, लेकिन जब मुगल और दिल्ली सल्तनत जब हमारे यहाँ पे आ गए, तब क्या हुआ कि इस्लाम भी यहाँ पे आ गया। अब इस्लाम के आते क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम का जो कल्चर है वो एक मिक्स्ड हो गया, और एक नया जो कल्चर का जन्म हुआ उसको हम लोग बोल सकते हैं इंडो पर्सियन कल्चर। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडो पर्सियन कल्चर कैसे आया, तब आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि व्हेन द medieval period was started, on that time already the Delhi Sultanate was there and also the Mughal Empire was there, and there was a new religion came, that was Islam, and that's why they are intermixing and new particular culture was born, that was known as Indo Persian culture। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम कल्चर गॉट मिक्स्ड विथ हिंदू कल्चर, द फूड, क्लोथ्स, आर्किटेक्चर एंड द लाइफस्टाइल ऑफ द मुगल्स मैच्ड विद द सेंट्रल एशियंस। तो क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम कल्चर जब एक हो गए, तो मुगल साम्राज्य में जो कैसा खाना, नए नए खाने का प्रथा आ गया है, नए नए डिशेस का प्रथा आ चुका था, कपड़े नए नए तरीके से आ चुके थे, नए मतलब पहले जो इंडिया में नहीं थे लेकिन वो लोग लाए थे, उनका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था और उनका जो लाइफस्टाइल था, ये पूरा सेंट्रल एशिया से आया था भारत में, और ये पूरी तरीके से एक नया कल्चर और ट्रेडिशन लेके आ गया, एक नया डाइवर्सिटी का शुरुआत हो गया था। वेरियस फॉरेन प्रैक्टिसेस गॉट इंटरमिंगल्ड विद द इंडियन प्रैक्टिसेस व्हिच आर फॉलोड इवन टुडे। तो बहुत सारे अलग अलग जो फॉरेन प्रैक्टिसेस थे वो क्या हुआ, इंडियन प्रैक्टिसेस के साथ वो इंटरमिंगल्ड हो गए, मतलब एक हो गए, और जो अभी भी इंडिया में है। अभी आप लोग देख रहे हो कि हम लोग जैसे दिवाली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, वैसे क्या हुआ, ब्रिटिश जब आ गए तब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि क्रिसमस भी मनाना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम लोग हिंदू रिलीजन सबसे ज्यादा मेजोरिटी है, मतलब हिंदू रिलीजन में जो जो फेस्टिवल्स है उसी को ही मनाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग एक ह्यूज डाइवर्सिटी में रहते हैं, और ह्यूज डाइवर्सिटी में क्या होता है कि हम लोग जो इंटरमिंगल्ड हो गए, एक हो गए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का जो रिलीजियन है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, सबको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग उसको सभी मिलके बहुत हैप्पीली सेलिब्रेट करते हैं। उर्दू लैंग्वेज इज वन सच कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस कल्चर। तो इस कल्चर में जो लैंग्वेज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था उर्दू लैंग्वेज का। अभी भी हम लोग शेरो शायरी सुनते हैं, कव्वाली सुनते हैं, तो ये सब आया है उर्दू लैंग्वेज से। तो आप लोग देख रहे हैं कि कल्चरल जो चेंज हुआ था उसमें हम लोग को कितना कुछ नया मिला, और जो हम लोग अभी भी बहुत सारा हैप्पीली वो सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द चेंजेस ऑफ द रिलीजियस मैटर। तो चलिए रिलीजियस यानी धार्मिक मैटर में क्या क्या चेंज हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इसके पहले भी थोड़ा जान लेते हैं कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल में अगर कुछ चेंज आएगा तो ऑब्वियसली इसका रिलीजियस इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्लाम वाइड स्प्रेड एंड गेन फुट होल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मुगल्स। जब मुगल साम्राज्य यहाँ पे था तो पूरा नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, इस्लाम अपना कदम जमाने लगा, मतलब इस्लाम धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लगा। भक्ति एंड सूफी एज वेल एज सिखिज्म एज ए रिलीजियन एरोज। तो भक्ति और सूफी जो नए नए जो धर्म आए थे, इसका भी धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया, मूवमेंट बढ़ता गया, और भक्ति और सूफी रिलीजन के पास में ही और एक नया रिलीजन आया, वो है सिखिज्म यानी सिख धर्म का जो नया, ये तीनों अलग अलग जो नए नए धर्म थे वो भारत में धीरे धीरे फैलने लगे। तो इसके पहले हिंदू थे, उसके बाद इस्लाम आया, और उसके बाद क्या हुआ, भक्ति आया, सूफी आया, और उसके बाद सिखिज्म यानी सिख रिलीजन हमारे देश में फैल गया। द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन इस्लाम कैन बी अंडरस्टूड बाय द इंस्क्रिप्शन ऑन द आर्किटेक्चरल वर्क्स ऑफ द मुगल्स। तो मुगल के बनाए गए जितने भी आर्किटेक्चर्स है, आर्ट है, जैसे आप लोग हेरिटेज में जाएंगे, ताजमहल, रेड फोर्ट, मस्जिद, जो अलग अलग जो मस्जिद है उन्होंने जो बनाए थे, इसमें बहुत सारे जो है
है आप लोगों को, जैसे फतेहपुर सिकरी, यहाँ पे क्या होता है कि इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि पत्थर के ऊपर जो खुदाई करके लिखा जाता है उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो आप लोग जैसे इस हेरिटेज प्लेसेस में जाओगे तो यहाँ पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो नए नए इंस्क्रिप्शन है वो इस्लाम के बारे में बहुत सारा कुछ बताते हैं। तो ये जो रिलीजियस जो चेंज आया, इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि एंशिएंट टाइम से लेके जो मेडिवल टाइम है वहां पे पॉलिटिकली जो चेंज आया, सोशली जो चेंज आया, इकोनॉमिकली जो चेंज आया, कल्चरल चेंज आया और रिलीजियस चेंज आया, ये एक सकारात्मक या पॉजिटिव व्यू लेके हमारे भारत में आए। तो चलिए बच्चों, आज इतना तक ही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना प्रॉब्लम लिखिएगा, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे दूंगा, उसमें भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो बाय मैसेज। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जैसे और सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हो, सोशल स्टडी को भी बहुत ध्यान से पढ़ो। कोई भी सब्जेक्ट का बर्डन लेके मत पढ़ो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही सोशल साइंस है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली लाइक एंड शेयर कर दो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। और होपफुली आप लोग सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहो। मन खुश रह के रहना बेटा, और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। टुडे अप टू हियर, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी। गुड बाय, नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।